हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10वीं क्लास के विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 परमाणु सिद्धांत व तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हम परमाणु सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सर्वप्रथम 1808 के अंदर जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद 1898 के अंदर जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत दिया, उसके बाद 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने अपना स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, जिसके आधार पर उसने परमाणु मॉडल दिया। उसके बाद आज हम बोर परिकल्पना या बोर के परमाणु सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बोर ने निल्स बोर नामक वैज्ञानिक ने 1913 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया, जिसमें उसने 7 परिकल्पनाएं बताई, जिसका हम अध्ययन करेंगे। निल्स बोर में अपनी पहली परिकल्पना में बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो निल्स बोर ने क्या बताया कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जिसके अंदर धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। उसके बाद 2 नंबर परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या, अगर इसको केंद्र माने तो अगर इसकी त्रिज्या पहली कक्षा की त्रिज्या, उसके बाद द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, उसके बाद तृतीय कक्षा की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या क्या होगी, एक निश्चित मान होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या ऊर्जा वाले वर्ताकार पथ में गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो इन वर्ताकार पथों को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर परिकल्पना क्या बताई इसने, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। तो इससे समझने से पहले क्या सकेंद्रीय, तो सकेंद्रीय मतलब समान केंद्र, वे वर्ताकार कक्षाएं जिनका केंद्र एक हो। तो इस कक्षा के लिए भी ये केंद्र होगा, इस कक्षा के लिए 2 नंबर कक्षा के लिए भी यही केंद्र होगा, 3 नंबर कक्षा के लिए यही केंद्र होगा और 4 नंबर कक्षा के लिए भी यही केंद्र होगा। तो ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। तो ये कक्षाएं क्या होती है, सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। इन्हें n से दर्शाया जाता है। इनका मान हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो पहली कक्षा के लिए 1, द्वितीय कक्षा के लिए 2, तृतीय कक्षा के लिए 3, चतुर्थ कक्षा के लिए 4, इसी प्रकार पंचम कक्षा के लिए 5 होता है तथा इन्हें क्रमशः K, L, M, N से भी दर्शाते हैं। तो पहली कक्षा को K से, द्वितीय कक्षा को L से, तृतीय कक्षा को M से, चतुर्थ कक्षा को N से। तो बोर ने तीसरी परिकल्पना के अंदर क्या बताया, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है। तो सकेंद्रीय वर्त के रूप में व्यवस्थित होती है और प्रत्येक कक्षा को n से दर्शाया जाता है। पहली कक्षा के लिए n का मान 1, द्वितीय कक्षा के लिए n का मान 2, तृतीय कक्षा के लिए n का मान 3 और चतुर्थ कक्षा के लिए n का मान 4 तथा इन्हें क्रमशः अंग्रेजी के वर्ड K, L, M, N, पहली कक्षा को K, द्वितीय कक्षा को L, तृतीय कक्षा को M और चतुर्थ कक्षा को N से दर्शाते हैं। इसके बाद निल्स बोर ने चतुर्थ परिकल्पना के अंदर क्या बताया, N का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है। ये नाभिक है, n का मान बढ़ने पर इस कक्षा के लिए n का मान 1, इस कक्षा के लिए n का मान 2, इस कक्षा के लिए n का मान 3 और इस कक्षा के लिए n का मान 4। तो जितने ज़्यादा n का मान होगा उतनी
नाभिक से कक्षा की दूरी होगी। तो n का मान बढ़ने के साथ साथ नाभिक से दूर होती जाती है। n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है। n का मान 1 कम है तो नाभिक के पास, अगर n का मान 3 तो ज़्यादा है तो n नाभिक से दूर। n का मान जितना ज़्यादा हुआ तो नाभिक से कक्षा की दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी। n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है और उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो ऊर्जा बढ़ती जाती है मतलब n का मान जितना कम होगा, n का मान जितना कम होगा उतनी ही ऊर्जा कम होगी। n का मान बढ़ने के साथ ऊर्जा की मान भी बढ़ेगा। तो अधिकतम ऊर्जा किसकी होगी? जिसके लिए n का मान अधिकतम मान किसका है? 4। तो न्यूनतम ऊर्जा किसकी होगी? जिसके लिए n का मान न्यूनतम, तो न्यूनतम ऊर्जा किसके लिए होगी? k कक्षा के लिए। और अधिकतम ऊर्जा n कक्षा के लिए। तो n का मान जितना बढ़ेगा और उसी के अनुसार ऊर्जा बढ़ेगी। तो n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है तथा उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। n का मान जितना बढ़ेगा उसके अनुसार ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जितनी कक्षा नाभिक के पास होगी ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा तथा कक्षा जितनी नाभिक से दूर होगी उतना ही उसकी ऊर्जा का मान अधिक होगा। n बराबर 1 या k की कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो k कक्षा नाभिक के नज़दीक है और n का मान भी कम है तो इसकी ऊर्जा न्यूनतम, और जो कक्षा नाभिक से अधिकतम दूरी पर होगी उसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। उसके बाद परिकल्पना नंबर 5। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर h/2π या इसका गुणक होता है। कोणीय संवेग क्या होता है? mvr। mvr का मान h/2π के बराबर होता है। mvr का मान h/2π। इस कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान अलग होगा, इस कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान अलग होगा, तीसरी कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान अलग होगा। जहाँ m क्या चीज़ है? m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r कक्षा की त्रिज्या। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r कक्षा की त्रिज्या। अगर पहली कक्षा है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, अगर दूसरी कक्षा है तो इसकी त्रिज्या, और तृतीय कक्षा है तो इसकी त्रिज्या। इसका मान h/2π के बराबर या इसका गुणक होता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π या इसका गुणक होता है। जहां m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया, v इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया और r कक्षा की त्रिज्या, और जहां h प्लांक नियतांक, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक। इसके बाद नंबर 6 से पहले अगर पहली कक्षा है तो इसका मान कोणीय संवेग का मान h/2π। अगर द्वितीय कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान निकालना है तो 2h/2π। अगर तृतीय कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान निकालना है तो 3h/2π। अगर चतुर्थ कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान निकालना है तो इसका मान 4h/2π। तो इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं? तो कक्षा का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π, जहाँ n क्या है? कक्षा की संख्या। पहली कक्षा के लिए n का मान 1, द्वितीय कक्षा के लिए n का मान 2, तृतीय कक्षा के लिए n का मान 3 और चतुर्थ कक्षा के लिए n का मान 4। ऐसे जैसे जैसे कक्षा का मान बढ़ता जाएगा उसी प्रकार n का मान भी बढ़ता जाएगा। तो कक्षा का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π। उसके बाद परिकल्पना नंबर 6। बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो 6 नंबर परिकल्पना के अंदर बोर ने क्या बताया, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है तो इसकी इस ऊर्जा स्तर की पहली कक्षा का ऊर्जा निश्चित होगी और द्वितीय कक्षा की ऊर्जा भी निश्चित होगी। तो एक निश्चित कक्षा के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन, बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा पहली कक्षा की ऊर्जा के बराबर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा द्वितीय कक्षा की ऊर्जा के बराबर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तृतीय कक्षा की ऊर्जा के बराबर होगी। उसके बाद नंबर 7, इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा अवशोषण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। मान लिया इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में अंदर चक्कर लगा रहा है, पहली कक्षा के अंदर। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि 4 नंबर के अंदर n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है तथा उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। द्वितीय कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा और तृतीय कक्षा की और ज़्यादा और चतुर्थ कक्षा की ऊर्जा और जाता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाएगी, अगर पहली कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो अगर इसको बाहर से कोई ऊर्जा मिल गई तो इसकी खुद की ऊर्जा और एक बाहर से मिली ऊर्जा, तो ऊर्जा का मान इसका बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो ये इस ऊर्जा स्तर के अंदर नहीं रह सकता, तो ये कहाँ जाएगा, द्वितीय ऊर्जा स्तर के अंदर। इसी प्रकार यदि इसको थोड़ी ज़्यादा और एनर्जी मिल गई तो ये पहली ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर के अंदर भी जा सकता है। अगर इसके अंदर मिली एनर्जी का और इसकी खुद की एनर्जी का योग द्वितीय कक्षा के ऊर्जा के बराबर है तो द्वितीय कक्षा के अंदर, अगर तृतीय कक्षा के अंदर तृतीय कक्षा की ऊर्जा के बराबर है तो तृतीय कक्षा के अंदर चला जाएगा। तो ये इसका पहली कक्षा की ऊर्जा कम, द्वितीय की ज़्यादा, तो ये क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर। तो बाहर से यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आ जाता है। ये तो क्या हो गया, ऊर्जा का अवशोषण। अगर इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है और ये खुद अपनी तृतीय कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ये ऊर्जा अपनी ऊर्जा त्याग देगा तो ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो ये इस कक्षा के अंदर नहीं रख सकता, क्यों, ऊर्जा का मान कम हो गया तो कम ऊर्जा स्तर के अंदर आएगा। तो कम ऊर्जा स्तर या दूसरे में आएगा या पहले के अंदर आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो इसने क्या कहा है, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आ जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा इसकी ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन से रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ये ऊर्जा का उत्सर्जन और ये ऊर्जा का अवशोषण, अगर इसको स्पेक्ट्रम के अंदर देखें तो इसका स्पेक्ट्रम रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस प्रकार बोर ने अपनी 7 परिकल्पनाओं के द्वारा परमाणु को समझाने की कोशिश की, जिसके अंदर इसके कुछ कमियां भी थी। इस कमियों में पहली कमी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन बोर कम परमाणु क्रमांक वाले मतलब पहले व दूसरे हाइड्रोजन व हीलियम परमाणु को ही समझाने में सफल रहा। अधिक इलेक्ट्रॉन या परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को समझाने में सफल नहीं रहा। 2 नंबर, अगर उच्च ऊर्जा वाले स्पेक्ट्रम को, अगर उच्च ऊर्जा वाले
अगर उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से हम उसका स्पेक्ट्रम देखें तो इसके अंदर रैखिक स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त होता है, इसके अंदर कई प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है। इसका कारण भी बोर नहीं समझा इसका। और 3 नंबर कमियां क्या थी इसकी, परमाणु द्वारा रासायनिक संयोजन से यौगिक के या अणु के निर्माण की प्रक्रिया को बोर मॉडल नहीं समझा सका। तो बोर की मॉडल की 3 कमियां क्या होगी। पहली कमियां, कम परमाणु क्रमांक या कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को ही समझा सका। नंबर 2, अगर उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से हम देखें तो परमाणु का स्पेक्ट्रम के अंदर एक रेखा न प्राप्त होकर कई प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है, इसके बारे में भी ये नहीं समझा सका। और 3 नंबर था कि परमाणु द्वारा रासायनिक संयोजन कर अणु या यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, ये नहीं समझा सका। तो हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और परमाणु सिद्धांत के अंदर हमने 4 परमाणु सिद्धांत पढ़े। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत और इसके बाद नील्स बोर की परिकल्पनाएं। तो चैप्टर नंबर के 7 के अंदर हमने चारों परमाणु सिद्धांत पढ़ लिए, इसके बाद कोई परमाणु सिद्धांत नहीं आया। उसके बाद हम आज आगे नए टॉपिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस किस ने वैज्ञानिक ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण करने की कोशिश की थी और क्या क्या कोशिश की थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।